हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कॉस्ट सीरीज़ की जो पहली वीडियो थी उसमें हमने कुछ बेसिक कंसेप्ट्स कवर किए थे। टोटल कॉस्ट क्या होती है, टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। उसमें हमने एक शेड्यूल भी बनाया था जिसमें हमने कुछ नंबर्स के साथ इनका नेचर देखा था। तो एक रीकैप करके इसके बाद हम इस वीडियो में इनके डायग्राम्स को कवर करते हैं। टोटल फिक्स कॉस्ट जैसे मैंने आपको बताया था वो हर यूनिट पे सेम रहती है, इट डज़ नॉट चेंज, तभी उसका नाम है टोटल फिक्स कॉस्ट। और वो ज़ीरो पे भी होती है। टोटल वेरिएबल कॉस्ट ज़ीरो से स्टार्ट होकर बढ़ती रहती है। टोटल कॉस्ट जब हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं वी गेट टोटल कॉस्ट। एवरेज निकालने के लिए आप उसकी रिस्पेक्टिव कॉस्ट को नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर दोगे, विल गेट एवरेज कॉस्ट। टोटल कॉस्ट का डिफरेंस निकालेंगे, विल गेट मार्जिनल कॉस्ट। टोटल वेरिएबल कॉस्ट का भी डिफरेंस उतना ही आएगा, इसलिए टोटल वेरिएबल कॉस्ट से भी वी कैन फाइंड मार्जिनल कॉस्ट। तो ये चीज़ें हमने लास्ट वीडियो में कवर कर ली थी। आज की इस वीडियो में हम देखते हैं कि इनके डायग्राम्स और इनकी शेप्स का क्या रेलेवेंस है। तो कॉस्ट वाला पार्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग टोटल कॉस्ट के कर्व्स बनाते हैं। तो ये हमारा ग्राफ है, ज़ीरो, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। यहाँ पे हम लोग दिखाते हैं अपनी क्वांटिटी और यहाँ पे हमारी चलती हैं कॉस्ट्स। तो अगर आप सबसे पहले देखोगे टोटल फिक्स कॉस्ट कभी भी प्रोडक्शन के साथ चेंज नहीं होती, इसलिए वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में आती है। ये आ गई टोटल फिक्स कॉस्ट। तो ये लेट सपोज ये 60 है, तो वो 60 पे फिक्स है, चाहे आप इतनी क्वांटिटी बनाओ, चाहे इतनी बनाओ, चाहे ज़्यादा करो कम करो, कितनी भी कर लो, इट रिमेन्स द सेम। तो ये टोटल फिक्स कॉस्ट का नेचर है। ये हमने शेड्यूल में भी देखा था, इट रिमेन्स द सेम। टोटल वेरिएबल कॉस्ट विल ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो और फिर वो राइज करेगी। लेकिन उसका जो राइज करने का जो शेप है उस पर आपको इम्पोर्टेंट ध्यान देना है। तो यहाँ से टोटल वेरिएबल कॉस्ट स्टार्ट होगी ओरिजिन से, यानी कि ज़ीरो से। और ऐसे नहीं कि उसको ऐसे स्ट्रेट लाइन की तरह हमने इंक्रीज कर देना है, नहीं, उसके पीछे एक लॉजिक है। तो जब भी आप टोटल वेरिएबल कॉस्ट का डायग्राम बनाओगे तो इट विल लुक लाइक दिस। अगर आप ध्यान से शेप देखोगे तो ये इन्वर्टेड एस शेप बन रही है, उल्टा एस बन रहा है। क्योंकि यहाँ पे जो ये जो फर्स्ट फेज़ है ये वाला आप देख रहे हो, यहाँ हल्का सा बेंड इस तरह से है। तो ये जो फर्स्ट फेज़ होता है यहाँ पे टोटल वेरिएबल कॉस्ट राइज होती है, लेकिन डिक्रीजिंग रेट के साथ। और इसके बाद देखोगे आप यहाँ से लगभग इसने अपनी शेप चेंज कर ली और ये इस तरह से राइज होने लग गया, ये जो बेंड आ रहा है। तो यहाँ पे भी टोटल वेरिएबल कॉस्ट राइज होती है, लेकिन इंक्रीजिंग रेट के साथ। ऐसा क्यों होता है इसे हम थोड़ी देर में सीखेंगे। पहले आप इसकी शेप पे ध्यान दीजिए। ओरिजिन से स्टार्ट करना और इन्वर्टेड एस की शेप में इसको ऊपर लेके जाना है। अब जो अगला आता है वो आता है टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट में मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जब हमारी यूनिट ज़ीरो होते हैं तो उस समय फ़िक्स कॉस्ट इनकर होती है। तो फिक्स कॉस्ट उस समय होती है, वेरिएबल कॉस्ट ज़ीरो होती है, इसलिए टोटल कॉस्ट वही होती है जो फिक्स कॉस्ट होती है, कितने यूनिट्स पे, ज़ीरो पे। तो जब ज़ीरो यूनिट्स की बात आएगी तो अगर आपका टोटल फिक्स कॉस्ट कर्व 60 से स्टार्ट हो रहा है तो आपका टोटल कॉस्ट कर्व भी 60 से ही स्टार्ट होगा। तो उसको भी हमें फिर इंक्रीज करते हुए लेके जाना है। और उसका डायग्राम कैसे बनेगा, उसका कर्व आपका बिल्कुल इसके साथ 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 यूँ पैरेलल चलता रहेगा। दिस इज़ योर टोटल कॉस्ट कर्व। टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट में आपको ये गैप रखना है और ये गैप हर वक्त सेम रहेगा। आप देख रहे हो ये गैप, ये इतने ही डिस्टेंस पे चलता रहेगा। टोटल कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट में डिफरेंस किस चीज़ का होना चाहिए, वो होगा टोटल फिक्स कॉस्ट का। मैंने आपको बताया था दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस। तो अगर फिक्स्ड और वेरिएबल को ऐड करके टोटल कॉस्ट आ रही है और फिक्स कॉस्ट बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रही है, तो टोटल कॉस्ट जितना भी राइज कर रही है वो सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट की वजह से ही राइज कर रही है। इसलिए ये दोनों पैरेलल रहेंगे। इन दोनों के बीच में किसका गैप है, इन दोनों के बीच में टोटल फिक्स कॉस्ट का गैप है। और क्योंकि टोटल फिक्स कॉस्ट कभी भी चेंज नहीं होती, इसलिए हमारा ये गैप भी कभी चेंज नहीं होता। तो इस तरह से हम लोग बनाते हैं अपने टोटल कॉस्ट के कर्व्स। तो ये हमारा एक पार्ट कंप्लीट हो जाता है। अब यहाँ पे जो सवाल ये है वो ये है कि टोटल फिक्स कॉस्ट हमेशा ऐसे सीधा सीधा क्यों नहीं इंक्रीज होती, ये ऐसे बेंड्स क्यों हैं। तो इसका रीज़न क्या है, तो पहले आपको ये समझना है टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो है वो इंक्रीज होती है एट डिमिनिशिंग रेट। फिर जब ये इसका ये बेंड चेंज हो जाता है तब भी टोटल वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज होती है, बट एट एन इंक्रीजिंग रेट। तो इसके पीछे रीज़न क्या है, इसके पीछे रीज़न है वो हमारा लास्ट वाला चैप्टर जो हमने पढ़ा था, जिसमें हमने देखा था लॉज ऑफ रिटर्न।
लॉज ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। अगर आपको वहाँ पे याद होगा तो वहाँ पे 3 स्टेजेस थी। तो जो पहली स्टेज थी वो थी स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स। तो ये दोनों कंसेप्ट आपस में जुड़े हुए हैं, रिलेटेड हैं, इनको ध्यान से समझेंगे। क्योंकि वहाँ पे जब हम प्रोडक्ट बनाते हैं तो हमें इंक्रीजिंग रिटर्न्स मिलते हैं, उस लॉजिक के हिसाब से टोटल वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज तो होती है लेकिन डिमिनिशिंग रेट पे होती है। फिर जब वहाँ पे हमारी सेकंड स्टेज यानी कि डिमिनिशिंग रिटर्न्स की स्टेज स्टार्ट हो जाती है, मतलब हर नया व्यक्ति जो आ रहा है वो पहले वाले से कम रिटर्न दे रहा था हमें, तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज होती है लेकिन फिर उसका जो रेट है वो इंक्रीजिंग रेट से हो जाता है। दोनों ही केसेस में टोटल वेरिएबल कॉस्ट बढ़ रही है, लेकिन पहले ऐसे वाले बैंड के साथ फिर ऐसे वाले के साथ। तो अगर आपको याद होगा वहाँ पे हमने टोटल प्रोडक्ट का एक कर्व बनाया था। टोटल प्रोडक्ट अगर आपको याद होगा तो वो इस शेप के साथ जाता था, ये था हमारा एस शेप। तो अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ ऐसे वाला बैंड था, वही चीज़ टोटल वेरिएबल कॉस्ट में आप देखो तो ऐसे वाला बैंड है। अब उसी के हिसाब से आप टोटल प्रोडक्ट को देखो, ऐसे वाला बैंड है, उसका उल्टा टोटल वेरिएबल कॉस्ट में ऐसे वाला बैंड आ गया। नाउ दिस सिंपली मीन्स दैट जब यहाँ पे टोटल प्रोडक्ट शुरुआत में इंक्रीजिंग रेट के साथ इंक्रीज होता है तो हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिक्रीजिंग रेट के साथ इंक्रीज होती है, क्योंकि हमें फ़ायदा होता है उस स्टेज में। फिर जब इसकी सेकंड स्टेज आनी स्टार्ट हो जाती है तो टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज तो होता है बट डिमिनिशिंग रेट के साथ इंक्रीज होता है। उसके कारण से हमारी कॉस्ट बढ़नी शुरू हो जाती है, तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज होती है बट एट अ डिक्रीजिंग रेट। यही रूल अभी हम एवरेज वाली कॉस्ट में भी देखेंगे। तो टोटल के जो कॉस्ट कर्व्स हैं वो ये हैं, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो डायग्राम बनाएंगे वो एवरेज कॉस्ट कर्व्स का बनाते हैं। तो टोटल के कर्व्स हमने बना लिए, अब एवरेज को एक बार यहाँ से देखते हैं। एवरेज फिक्स कॉस्ट ने तो हमेशा फॉल ही होना है, क्योंकि मैंने आपको बताया था टोटल फिक्स कॉस्ट को आप नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड करते हुए जा रहे हो, वो न्यूमरेटर आपका चेंज नहीं हो रहा है, डिनोमिनेटर इंक्रीज होता जा रहा है, तो एवरेज फिक्स कॉस्ट तो फॉल ही होगी। बट लुक एट एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, 40, 38, 34, 33, 33, 33 के बाद 34, 37, यानी कि एक समय तक आके वो फॉल होती है, उसके बाद उसका बढ़ने का ट्रेंड चालू हो जाता है। सेम केस विथ एवरेज टोटल कॉस्ट, 100, 68, 54, 48, 46, 46 के बाद देखो इसको 47, यानी कि एक स्टेज तक फॉल होती है, उसके बाद इसका भी इंक्रीज होने का ट्रेंड स्टार्ट हो जाता है। लुक एट मार्जिनल कॉस्ट का भी वही नेचर है, पहले फॉल होती है 40, 36, 26, उसके बाद इसका अप ट्रेंड स्टार्ट हो जाता है 30, 38, 52। तो जब कोई कॉस्ट शुरुआत में पहले गिरती है फिर उसके बाद इंक्रीज हो जाती है तो वो कहलाती है यू शेप कर्व। तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट दोनों का ही यू शेप है, लेकिन एवरेज फिक्स कॉस्ट वो हमेशा फॉल होती है। तो अब इन एवरेज कॉस्ट कर्व्स को हम डायग्राम में देखते हैं। यहाँ हम रखेंगे अपनी क्वांटिटी और यहाँ चलेंगी हमारी कॉस्ट। सबसे पहले हम बनाएंगे एवरेज फिक्स कॉस्ट। एवरेज फिक्स कॉस्ट अगर आप ध्यान से देखोगे तो इट इज़ ऑलवेज फॉलिंग, ये कभी राइज नहीं करेगी। और एवरेज फिक्स कॉस्ट की जो शेप है इसको बोला जाता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ओनली फॉर द एवरेज फिक्स कॉस्ट कर्व। तो आपके पास एग्जाम में इस तरह से भी क्वेश्चन आता है, इन विच कॉस्ट कर्व विल यू फाइंड द शेप ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, तो दैट इज ओनली एवरेज फिक्स कॉस्ट। इसको क्यों बोला जाता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, क्योंकि आप अगर इसके किसी भी पॉइंट पे एवरेज फिक्स कॉस्ट को अपनी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दोगे तो विल गेट द सेम रिजल्ट। ये हम लोग शेड्यूल में भी देख चुके हैं। एवरेज फिक्स कॉस्ट को आप नंबर ऑफ यूनिट से कहीं भी मल्टीप्लाई कर लो, 20 इंटू 3 60, ऑब्वियसली 12 5 ज़ा 60, 10 6 ज़ा 60, तो आपकी टोटल फिक्स कॉस्ट हमेशा सेम आएगी। तो इस रीज़न की वजह से इसे बोला जाता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो ये हो गया हमारा एवरेज फिक्स कॉस्ट। उसके बाद आती है हमारी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जिसका नेचर था यू शेप। तो थोड़ा सा इससे पीछे से स्टार्ट करेंगे और इसको यू शेप में हम लोग इस तरह से लेके चले जाएंगे, ये हमने यहाँ भी देखा था। तो एक समय पे क्या होता है कि एवरेज फिक्स कॉस्ट एवरेज वेरिएबल से थोड़ी सी अधिक होती है, देखिए यहाँ पे 60 है 40 है, लेकिन बिल्कुल ये इसने तो गिरना स्टार्ट हो जाना है तो ये धीरे धीरे कम होनी स्टार्ट हो जाती है, लेकिन ये से आगे ही रहती है फिर 40। अब देखो सेकंड केस में ही ये 38 पे आ गई और ये 30 पे चलेगी, यानी कि वो उससे पीछे चली जाएगी। तो पहले केस में स्टार्टिंग में हमने इसको थोड़ा सा आगे रखना है, उसके बाद इसको एवीसी को पीछे रखना है, लेकिन एक कट करते ही ये इसको यू टर्न लेके ऊपर चली जाएगी। और अब आती है आपकी एवरेज टोटल कॉस्ट। एवरेज टोटल कॉस्ट ऑब्वियसली फिक्स्ड और वेरिएबल का टोटल है तो ये दोनों से ज़्यादा ही होगी, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ शेप में आपको ध्यान रखनी है, वो क्या है,
जब आप एवरेज कॉस्ट का कर्व बनाओगे, एवरेज टोटल कॉस्ट का कर्व बनाओगे, स्टार्टिंग में आपको गैप ज़्यादा रखना है और जैसे जैसे आप आगे जाओगे धीरे 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 आपको ये गैप को कम कर देना है। दिस इज़ योर एवरेज कॉस्ट या एवरेज टोटल कॉस्ट। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ गैप ज़्यादा है, देख रहे हो आप यहाँ। जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं धीरे 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 आप देख रहे हो ये गैप कम होता जा रहा है। अब इसके पीछे क्या रीज़न है, ये गैप कम क्यों हो रहा है? क्योंकि एवरेज टोटल कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट में जो गैप है वो किसकी वजह का गैप है? एवरेज फिक्स कॉस्ट का गैप है। अब क्योंकि एवरेज फिक्स कॉस्ट हमेशा फॉल हो रही है, इसलिए धीरे 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 ये गैप भी हमारा कम होता जा रहा है। ऐसा नहीं होगा कि ये दोनों एक स्टेज पे आके बिल्कुल चिपक जाएंगे या मिल जाएंगे, दोनों सेम नहीं हो सकते, क्योंकि थोड़ी बहुत फिक्स कॉस्ट, एवरेज फिक्स कॉस्ट तब भी रहेगी। तो एवरेज फिक्स कॉस्ट इज ऑलवेज फॉलिंग, सी। तो इन दोनों में गैप शुरुआत में ज़्यादा रहेगा, धीरे धीरे वो गैप कम हो जाएगा। इस चीज़ को हमें डायग्राम में शो करना है, रिप्रेजेंट करना है। तो स्टार्टिंग में मैंने देखिए गैप थोड़ा ज़्यादा रखा, जैसे जैसे मैं कर्व्स को आगे ले गया ये गैप रिड्यूस होता चला गया, बिकॉज दिस गैप रिप्रेजेंट्स योर एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। अब इसी में क्वेश्चन ये आता है कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज टोटल कॉस्ट ये दोनों यू शेप क्यों हैं? अगेन इसका आंसर वही है, बिकॉज ऑफ द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। क्योंकि आपको शुरुआत में रिटर्न्स अच्छे मिलते हैं, इंक्रीजिंग रेट से मिलते हैं, इसलिए जो कॉस्ट है ये धीरे धीरे फॉल होने लग जाती है। आप देख रहे हो फॉल हो रही है, फिर ये मिनिमम पे आ जाती है, लगभग एक मिनिमम पे आ गई। उसके बाद क्योंकि वहाँ पे जब सेकंड स्टेज स्टार्ट होती है तो हमारे रिटर्न डिमिनिशिंग होने स्टार्ट हो जाते हैं। उस रीज़न की वजह से हमारी जो कॉस्ट कर्व्स हैं ये दोनों राइजिंग ट्रेंड में आ जाती हैं। तो ये कॉस्ट का एक स्वभाव है, इनका एक नेचर है। इनिशियली वो फॉल होंगी, रीचेज मिनिमम, देन अगेन दे स्टार्ट राइजिंग, क्योंकि हम लोग अपने फिक्स फैक्टर को फुल्ली यूटिलाइज कर चुके होते हैं। हम और ज़्यादा लेबर लगाएंगे तो हमारा प्रोडक्ट बढ़ेगा नहीं, वो गिरना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि वहाँ प्रोडक्ट गिरना स्टार्ट हो जाएगा तो लॉजिकली आपकी कॉस्ट बढ़नी स्टार्ट हो जाएंगी। तो रीज़न जो है इनके यू शेप होने का वो यही है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। ओके, अब इसके बाद जो लास्ट हमारा आता है वो है मार्जिनल कॉस्ट वाला कर्व। मार्जिनल और एवरेज वेरिएबल, एवरेज टोटल, इनका रिलेशन अब हम पढ़ेंगे। मार्जिनल और एवरेज के बारे में एक बात मैं आपको हर बार बता चुका हूँ और पहले भी बताई थी मैंने ये बात। मार्जिनल और एवरेज जब दोनों राइज होते हैं, जब दोनों का भागने का वक्त आता है तो मार्जिनल विल राइज फास्टर, तो वो एवरेज पीछे चला जाता है, मार्जिनल तेजी से जड़ राइज करता है। व्हेन मार्जिनल एंड एवरेज बोथ आर फॉलिंग, जब इनका गिरने का ट्रेंड आता है मार्जिनल विल फॉल फास्टर। तो कहीं ना कहीं वो एवरेज को ये जगह टच करके ज़रूर निकलेगा। तो इस कंसेप्ट का आपको हमेशा ध्यान रखना है। लास्ट चैप्टर में भी मैंने आपको बताया था मार्जिनल प्रोडक्ट एवरेज प्रोडक्ट रिमेन्स द सेम, ये रिलेशन वहाँ पे भी देखने को मिला था। मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट, यहाँ पे भी आपको यही रिलेशन देखने को मिलेगा। तो अब हम इसका डायग्राम देखते हैं कि इसको हमें कैसे रिप्रेजेंट करना है। ये आ गया ज़ीरो, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, क्वांटिटी, और यहाँ पे है हमारी कॉस्ट। दो कर्व्स बनाएंगे अभी हम पहले। तो एवरेज कॉस्ट कर्व, ये मैं आपको बताता हूँ, एवरेज टोटल कॉस्ट या एवरेज कॉस्ट एक ही बात है, तो उसका नेचर तो वही है, इट इज़ यू शेप। और मार्जिनल कॉस्ट का नेचर क्या है, वो है ये। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट दोनों गिर रहे हैं, लेकिन मार्जिनल तेजी से गिर रहा है, आप देख रहे हो। जब इन दोनों का बढ़ने का ट्रेंड आया, व्हेन मार्जिनल एंड एवरेज बोथ आर राइजिंग मार्जिनल विल राइज फास्टर। तो देखा आपने, वो इसको एक पॉइंट पे कट करके ज़रूर जाएगा। जिस पॉइंट पे मार्जिनल एवरेज कॉस्ट को कर्व करेगा वहाँ पे एवरेज कॉस्ट कांस्टेंट होगा। आप कांस्टेंट भी बोल सकते हो या आप बोल सकते हो कि वो एवरेज कॉस्ट वहाँ पे मिनिमम पॉइंट पे होगा। तो बहुत सिंपल सा रीज़न है, when both are falling marginal will fall faster, when both are rising marginal will rise faster, marginal cost will always cut the average cost from below, at that point average cost will be at its minimum या constant। इसी बात को कुछ बुक्स में दूसरे वे में भी समझाया जाता है, एक ही बात है। आपको ये लिखना है, जब मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट से नीचे होता है तो एवरेज कॉस्ट फॉल हो रही होती है, ऑब्वियसली वो दिख ही रहा है, तभी तो वो नीचे है। When marginal cost is below the average cost is falling. And look at this point, after this point, जब marginal cost इसको कट करके ऊपर चला जाता है average cost starts rising. तो when marginal cost is above the average cost is rising. अब हमें यहाँ पे marginal cost के slope पे ध्यान नहीं देना। आप बोलोगे ये तो यहीं से बढ़ना स्टार्ट हो गया था, नहीं, हमें उसका ध्यान नहीं देना, बस हमें ये ध्यान रखना है जब तक मार्जिनल एवरेज से नीचे है एवरेज कॉस्ट ने फॉल होना है,
जैसे ही मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट को कट करके ऊपर चले जाएगा, एवरेज कॉस्ट ने राइज होना है। तो एक ही बात है जिसे दो अलग अलग वे से हम लोग लिख सकते हैं। आप उसमें वही ओरिजिनल वाला ये भी लिख सकते हो, व्हेन बोथ आर फॉलिंग मार्जिनल विल फॉल फास्टर, बोथ आर राइजिंग मार्जिनल विल राइज फास्टर। तो यहाँ पे हमारा एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट का रिलेशनशिप कवर अप हो जाता है। इसी कॉस्ट कर्व में अगर हम अब तीनों को लेके आए, मार्जिनल, एवरेज और एवरेज वेरिएबल, तब वो डायग्राम कैसे बनेगा उसको भी देख लेते हैं। सिर्फ एक कॉस्ट कर्व और हमारा यहाँ पे आ जाएगा जो होगा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो पहले मैं एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व बना लेता हूँ, फिर मैं एवरेज कॉस्ट बना लेता हूँ। आप देख रहे हो वही वाला कंसेप्ट, शुरुआत में गैप ज़्यादा, धीरे 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 गैप कम। और एक मैं मार्जिनल कॉस्ट और बना लेता हूँ। मार्जिनल कॉस्ट का नेचर वही है, उसने दोनों को नीचे से कट करते हुए जाना है, तो ये उसको यहाँ पे लगभग कट कर रहा है। दोनों के ही मिनिमम पॉइंट पे मार्जिनल कॉस्ट इन दोनों को कट करता है। सो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल, एवरेज एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो यहाँ पे भी आपकी ओरिजिनली वही बात चलेगी, व्हेन बोथ आर फॉलिंग मार्जिनल कॉस्ट इन दोनों के नीचे है तो ये दोनों गिरने के ट्रेंड पे होंगे। जैसे ही मार्जिनल कॉस्ट इन दोनों के ऊपर कट करके ऊपर निकलने की कोशिश करेगा, ये दोनों अपने राइजिंग वाले ट्रेंड में आ जाएंगे। ओके, तो आई थिंक आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ये हमारा कॉस्ट का नेचर होता है। इस वीडियो में फ़िलहाल हम इतना ही कवर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इम्पॉर्टेंट, अब हम लोग कॉस्ट के न्यूमेरिकल्स देखेंगे। तो न्यूमेरिकल्स के लिए पहले मैं आपको इसके सारे फॉर्मूलेज एक जगह आपको बता दूंगा, उसके बाद हम लोग इसको ट्राई करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।